हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्षितिज भाग 2 पुस्तक के 15 नंबर के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इसके लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो हमने सबसे प्लेलिस्ट का सबसे पहला वीडियो में सारे चैप्टर और उसके लेखकों का नाम कैसे याद करेंगे उसका ट्रिक हम लोग बता दिए हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट से 1 नंबर से वीडियो से आप लोग देखना आरंभ कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर को लिखे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हम लोग कवि परिचय के साथ आगे बढ़ेंगे और हम लोग चैप्टर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि MCQ रूप में रहेगा। देखिए कवि का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, यूपी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? ग्राम का नाम था दौलतपुर। ठीक है, रायबरेली ये यूपी में आता है, यूपी का एक जिला है। ठीक है, वहीं के गांव दौलतपुर में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था इनका 1938 में। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो 1864 में। ठीक है, और मृत्यु हुआ इनका 1938 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूरी कर उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। यानी कि जब इनका स्कूल का शिक्षा जब कंप्लीट हो गया था, ठीक है, मैट्रिक तक का, तब उसके बाद इन्होंने रेलवे में नौकरी ज्वाइन कर लिए थे। कहाँ? तो झांसी रेल विभाग में। ठीक है, सन 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन किया। तो प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किए? तो याद रखिएगा 1903 में। ठीक है, और काफ़ी प्रसिद्ध है ये, तो यहाँ से सवाल बनेगा ही सरस्वती पत्रिका से। 1903 से 1920 तक यानी कि 17 वर्षों तक संपादन का कार्य किए सरस्वती पत्रिका का महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद को एक संस्था से तुलना कर कहा गया है कि उनसे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी से परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होने के समान है। ठीक है, उनसे तुलना करके ये कहा गया है। ठीक है, तो प्रश्न आएगा कि हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना किससे परिचित होने के जैसा है? तो याद रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रथम व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन एवं लेखन के स्थापक, समालोचक और अनुवादक थे। ठीक है, वो क्या थे? तो व्यवस्थित संपादक, माने जो व्यवस्थित रूप से संपादन का काम किए सबसे प्रथम बार। उसके बाद भाषा वैज्ञानिक, यानी कि जो वैज्ञानिक ढंग से कुछ लिखे। ठीक है, इतिहासकार, ठीक है, हिंदी भाषा से संबंधित इतिहासकार, पुरातत्ववेता, जो खोज किए हैं कुछ पहले का, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन एवं लेखन के स्थापक और समालोचक और अनुवादक थे। यानी कि ट्रांसलेट भी कुछ कुछ ये किए थे। आगे देखिए, आगे है इनका निबंध संग्रह रसज्ञ रंजन। इनका निबंध संग्रह क्या है? रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर, साहित्य शिखर, और एक है साहित्य संदर्भ, और एक है अद्भुत आलाप। तो यहाँ से इनका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन इंपॉर्टेंट है, लेकिन साहित्य शिखर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साहित्य शिखर क्या है? इंपॉर्टेंट है, और अद्भुत आलाप भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है संपत्ति शास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र से संबंधित लिखे हैं ये संपत्ति शास्त्र। ठीक है, चलिए आगे है साहित्य शिखर, गोविंद कीर्तन और अतिथि स्मृति।
महिला मोद, महिला उपयोगी पुस्तक क्या है? महिला मोद। महिला उपयोगी पुस्तक क्या है? महिला मोद, यानी कि महिलाओं के बारे में लिखा है। अध्यात्मिकी यानी कि दर्शन का पुस्तक है अध्यात्मिकी, ठीक है, अध्यात्म से संबंधित होगा। द्विवेदी काव्यमाला कविताएं हैं, यानी कि द्विवेदी काव्यमाला में क्या है? कविताएं हैं। जैसे कविता का नाम है सुमन, कविता कलाप, काव्य मंजूषा, देवी स्तुति शतक और नागरी। काव्य मंजूषा कविता उनका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या है? तो सुमन, कविता कलाप, काव्य मंजूषा, देवी स्तुति शतक और नागरी। यहाँ से काव्य मंजूषा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से साहित्य शिखर और अद्भुत आलाप इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे है इनके महत्वपूर्ण अनुवाद। देखिए, विनय विनोद, ये क्या है? भर्तृहरि का जिक्र इनमें की भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है, लेकिन ये अनुवाद किए हैं। विहार वाटिका, ठीक है, विहार वाटिका। गंगा लहरी, ऋतु संहार कालिदास की रचना है, ठीक है। इसको ये ट्रांसलेट किए हैं और ऋतु तरंगिणी नाम दिए हैं, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ऋतु संहार को ट्रांसलेट किए हैं और ऋतु तरंगिणी नाम दिए हैं। कुमार संभवम, कुमार संभवम जो है वो कालिदास की रचना है, ठीक है। तो इसका नाम दिए हैं कुमार संभवसार, ठीक है। और एक है भामिनी विलाप जो पंडित राज जगन्नाथ का है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि द्विवेदी जी की अनुपम साहित्य सेवाओं के कारण ही उनके समय को ही द्विवेदी युग कहा जाता है। यानी कि 1900 से लेकर के 1920 तक का जो हिंदी इतिहास में जो काल अवधि है उनको क्या कहा जाता है? द्विवेदी युग कहा जाता है, ठीक है। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं जो हम लोग अभी पढ़े हैं। देखिए, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन कौन लिखे हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं। इनका जन्म हुआ था 1864 ईस्वी में ग्राम दौलतपुर, जिला का नाम है राय बरेली जो कि यूपी में आता है। 1968 में इनका मृत्यु हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, इसीलिए स्कूली शिक्षा के समाप्त होने के बाद इन्होंने रेलवे विभाग में नौकरी किया था। कहाँ? तो झांसी रेल विभाग में। 1903 से लेकर के 1920 तक ये लगातार सरस्वती पत्रिका का संपादन में जुड़े रहे, यानी कि 17 वर्षों तक संपादन का ये कार्य किए थे, ठीक है। चलिए आगे है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को एक संस्था से तुलना करके कहा गया है कि अगर आप उनसे परिचित हो जाइएगा तो आप हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित हो जाइएगा, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रथम क्या थे? व्यवस्थित संपादक, ठीक है। भाषा वैज्ञानिक भी थे वो, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन और लेखन के स्थापक और समालोचक और अनुवादक थे, यानी कि वे ये सब चीज़ भी थे। आगे है इसके बाद कि निबंध संग्रह है उनका रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप। चलिए आगे है इसके बाद संपत्ति शास्त्र जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित है, साहित्य शिखर, कोविद कीर्तन और अतीत स्मृति उन्हीं का है। महिला मोद महिला का उपयोगी पुस्तक है। अध्यात्मिकी दर्शन की पुस्तक है ये। द्विवेदी काव्यमाला ये कविताएं हैं जिनमें कि सुमन है, कविता कलाप है, काव्य मंजूषा है, देवी स्तुति शतक है और नागरी है। अनुवाद इनके द्वारा किया गया है विनय विनोद जो कि भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। बिहार वाटिका जो कि बिहार वाटिक है ये गीत गोविंद के द्वारा लिखा गया है। गंगा लहरी पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा लिखा गया है। ऋतु संहार कालिदास की रचना है, लेकिन इन्होंने नाम दिए हैं अपने अनुवाद में ऋतु तरंगिणी। कुमार संभवम कालिदास की रचना है, इन्होंने नाम दिया है कुमार संभवसार। और भामिनी विलाप जो कि पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा लिखा गया है, यानी कि पंडित राज जगन्नाथ का 2 पुस्तक को इन्होंने अनुवाद किया है। द्विवेदी जी को क्या कहा जाता है? तो इनके जो इन्होंने सेवा दिए हैं हिंदी के क्षेत्र में, इसीलिए इनके काल को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है और इसका टाइम पीरियड है 1900 से लेकर के 1920, ठीक है। चलिए आगे है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपूर्ण रचना या साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से 15 खंडों में प्रसिद्ध है, ठीक है। यानी कि जिस प्रकार इनका नाम बड़ा है महावीर प्रसाद द्विवेदी
उसी प्रकार से इनका खंड भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। और का 7-8 खंड होता था, इनका 15 खंड में है। यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपूर्ण रचनावली या साहित्य जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि 15 खंडों में है, याद रखिएगा। महावीर प्रसाद ने कविता की भाषा को ब्रज भाषा के बदले हिंदी को प्रतिष्ठित किया है। यानी कि जिस समय सब लोग ब्रज भाषा में कविता लिखते थे, इन्होंने हिंदी में कविता लिखना आरंभ किया। ठीक है, यानी कि ब्रज भाषा के बदले हिंदी को स्थापित किए। हिंदी में समालोचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही स्थापित किया। यानी कि हिंदी में समालोचना जो सबसे पहले बार किया, किसने किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। विद्वता, बहुज्ञता और सरसता उनके लेखन की विशेषता है। क्या है? विद्वता, यानी कि उनके लेखन में जो है एक वैज्ञानिक ढंग से लिखा गया है, इसमें बहुत सारा ज्ञान है। ठीक है, बहुज्ञता है उसमें, और सरसता है जो कि सरल भाषा में है। व्यंग पूर्वक रचना भी उन्होंने किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है स्त्री शिक्षा विरुद्ध कुतर्कों के खंडन में, शायद उसका सारांश भी मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चैप्टर आरंभ करेंगे। देखिए, आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा पाने एवं कार्य क्षेत्र में क्षमता दर्शाने में लड़कों से बिल्कुल भी पीछे नहीं है। तो ये आज के समाज के बारे में जिक्र किया कि आज लड़कियां लड़के से पीछे नहीं है, किंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक स्त्री पुरुषों ने लंबा संघर्ष किया है। मतलब ऐसा मुकाम हासिल करने के लिए जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों का रोल सेम हो, बहुत लंबा संघर्ष चला है। नव जागरण काल के चिंतकों ने मात्र स्त्री शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज में जनतांत्रिक एवं वैज्ञानिक चेतना के संपूर्ण विकास के लिए अलख जगाया था। जैसे कि नव जागरण जो काल है उनको भारतेंदु युग भी बोला जाता है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र आरंभ किए थे। ठीक है, लगभग उसका कार्यकाल आप मान सकते हैं 1857 के बाद ही मतलब आरंभ हुआ था, तो 1900 तक आप मान सकते हैं। ठीक है, ये क्यों किया गया था नव जागरण काल? नव जागरण काल उस समय जो रूढ़िवादिता समाज में चल रहा था, जो कुप्रथा समाज में चल रहा था, जैसे सती प्रथा वगैरह जो हो गया। ठीक है, तो ये सब, और बहुत सारा अंधविश्वास भी पहले था। ठीक है, शिक्षा नहीं था तो ज़्यादा अंधविश्वास था। तो सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, अंधविश्वास को ख़त्म करने के लिए जो वादियों ने जो नियम गलत गलत उसमें लगाया था, उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो उस सब से मुक्त होकर के नई चेतना, मतलब नया सोच लाने के लिए समाज में, और विज्ञान के अनुसार तर्क देने के लिए, माने अंधविश्वास को दूर करने के लिए, और सामाजिक जो भी सुधार था उसको लाने के लिए नव जागरण जो है वो चलाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, नव जागरण काल को भारतेंदु युग भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे है। इसके बाद द्विवेदी जी का यह लेख उन सभी पुरातन पंथी विचारों से लोहा लेता है। मतलब द्विवेदी जी का जो लेख है ना, उस सब कुप्रथाओं से क्या है, एक मैंने लोहा लेना, मैंने टक्कर लेने के समान है, जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण मानते थे। स्त्री शिक्षा को क्या मानते थे कुछ लोग? तो उस समय के कुछ लोग व्यर्थ मानते थे और समाज में विघटन होगा ऐसा मानते थे कि समाज में बंटवारा हो जाएगा। इस लेख की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परंपरा को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकारा है। मतलब जो परंपरा पहले से चली आ रही थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसको ज्यों का त्यों नहीं स्वीकारा है, बल्कि क्या किए हैं, उसका कुठाराघात किए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि बल्कि विवेक से फैसला लेकर ग्रहण करने योग्य को लेने की बात कही है। यानी कि शिक्षा जो है वो ग्रहण स्त्रियों के द्वारा भी किया जाना चाहिए। ये सब चीज़ उन्होंने विवेक के साथ अपना बात रखा है। ठीक है, आगे है कि और परंपरा का जो हिस्सा सड़ गल चुका है उसे रूढ़ी मानकर छोड़ देने की बात इन्होंने किया है। यानी कि जो परंपरा वाला बात आ रहा है बहुत पुराने समय से, उसको छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो अब सड़ गल चुका है। यह विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नवजागरण काल की विशेषता है। आज इस निबंध का अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्व है। किसका? तो स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुतर्कों का खंडन। यह लेख पहली बार सितंबर 1914 में सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। यानी कि इसका जो नाम था उस समय
जब यह सरस्वती पत्रिका में संपादन किया गया था, कब? तो 1914 में। तो उस समय का नाम था पढ़े लिखो का पांडित्य। क्या नाम था? पढ़े लिखो का पांडित्य। लेकिन बाद में इसका नाम क्या हो गया? स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। बाद में द्विवेदी जी ने इसे महिला मोद पुस्तक में शामिल करते हुए समय का इसका शीर्षक स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन रख दिया था। तो महिला मोद क्या है? महिला उपयोगी पुस्तक है। तो बाद में जब महिला मोद में शामिल किए इन्होंने, तब उसका नाम दे दिए स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। और पहले जब सरस्वती पत्रिका में 1914 में प्रकाशित किया गया था, तो इसका नाम था पढ़े लिखो का पांडित्य। इस निबंध की भाषा और वर्तनी को हमने संशोधित करने का प्रयास नहीं किया है, मैंने जैसा है वैसा ही यहाँ दिया गया है। चलिए, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, बड़े शोक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। देखिए, लेखक लिखते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो आजकल भी क्या सोचते हैं? तो स्त्रियों को पढ़ाया जाना सोचते हैं कि गृह सुख में उनका नाश कर रहे हैं। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना है, माने अड़पनों को, जो अनपढ़ है उनको शिक्षा देना है। ऐसे लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर स्त्री को शिक्षा दे दीजिएगा तो उनका जो गृह सुख है उनका आप विनाश कर दीजिएगा। ठीक है, आगे है कि कुमार्गमियों को सुमार्गी बनाना और अधार्मिकों को धर्मत्व समझाना उनकी दलीलें सुन लीजिए। देखिए, ऐसे ऐसे लोग ऐसा बात कर रहे हैं स्त्री शिक्षा के विरोध में, जिनको क्या काम है? जिनको काम ही है कि अनपढ़ को शिक्षा दे देना, जो धर्म के राह पर नहीं है उनको धर्म पर लाना। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ जो शिक्षित है वो भी ऐसे बोल रहे हैं। तो उनका आप दलील सुन लीजिए। एक नंबर का दलील है कि पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई है। यानी जो पुरानिक नाटक होते थे, ठीक है, उसमें क्या कराया गया है? ऐसे वो बोल रहे हैं शिक्षित लोग कि पुराने नाटकों में स्त्रियों से क्या है? तो अनपढ़ों की भाषा का उपयोग किया गया है। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी। माने ऐसा उन लोग जो है प्रूफ दे रहे हैं कि यदि पुरानी काल में जब नाटक है और नाटक में सब लोग बोल रहे हैं प्राकृत, तो कोई लोग बोल रहा है उस समय का पाली। तो हालांकि पाली जो है वो पढ़ो लिखो की भाषा थी, तो मान लेते हैं कि सब लोग पाली बोल रहे हैं तो कोई लोग प्राकृत बोल रहे हैं, ऐसा हो गया। ठीक है, चलिए आगे है कि होती तो इतिहास पुराना आदि में, माने इतिहास और पुराणों में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। ऐसा मैंने तर्क दे रहे हैं कि अगर स्त्री शिक्षा मैंने को, अगर स्त्री को यदि पढ़ाना का ऐसा अगर प्रूफ दिया जाना चाहिए, पुराणों में इतिहासों में उनके बारे में लिखा जाना चाहिए कि हालांकि उनको कैसे शिक्षा दिया जाना चाहिए, और ये सब चीज़ लिखा नहीं गया है। ऐसे जो है शिक्षित लोग ने जो स्त्री शिक्षा के विरोध हैं वैसे तर्क दे रहे हैं। दूसरा तर्क क्या दे रहे हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। क्या तर्क दे रहे हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से क्या होगा? अनर्थ होता है। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। देखिए, शकुंतला का जिक्र यहाँ किया गया है, जो कि क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि कालिदास की रचना है, वहाँ से शकुंतला को लिया गया है। ठीक है, तो शकुंतला का आगे जो है संस्कृत का श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, उसी के बारे में बताया गया है कि शकुंतला इतना कम पढ़ी लिखी थी कि मात्र केवल उसका एक श्लोक ही लिखा गया है यहाँ अभिज्ञान शकुंतलम में। 30 पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे, वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। देखिए, प्रूफ दे रहे हैं उसमें तर्क में कि अभिज्ञान शकुंतलम में जो शकुंतला दुष्यंत को कटु वचन बोली है श्लोक के रूप में, जो कि आगे है, ठीक है, उसको क्या है? तो उसको पढ़ा दिया गया था उस समय, उसी का नतीजा था कि कटु वचन वो बोल दी। ऐसा दूसरा तर्क है।
तीसरा तर्क है कि जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा है, यानी कि अनपढ़ों की भाषा है। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गवारों की भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है, यानी कि स्त्रियों को पढ़ाना क्या है, बर्बाद करने के समान तीसरा तर्क में बताया है। चलिए आगे। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। तथापि हम 2-4 बातें लिखे देते हैं, मैंने उत्तर देने के अलावा हम लोग क्या कर देते हैं, लेखक बोल रहे हैं कि हम उत्तर देने के बजाय हम कुछ लिख ही दे रहे हैं। देखिए, नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। ठीक है, देखिए नाटकों में यदि सब लोग पाली बोल रहे हैं तो स्त्री प्राकृत बोल रही है, तो ये क्या है, उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। मैंने वे संस्कृत न बोल सकती थी तो क्या बोल रही है, तो प्राकृत बोल रही है। संस्कृत न बोल सकना न अपढ़ होना का सबूत है और न गवार होने का। लेखक बोल रहे हैं कि नाटकों में यदि महिला संस्कृत नहीं बोल रही है तो संस्कृत न बोलना अनपढ़ होना का क्या है, प्रूफ नहीं है। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं लेखक। उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? देखिए, जो ऋषि मुनि के पत्नी होते थे उनको तो संस्कृत आता था, इसीलिए ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या वो भी गंवार थे, उनको तो संस्कृत आता था। भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। देखिए, बोल रहे हैं कि भवभूति और कालिदास का जो नाटक जिस जमाने का था उस जमाने में क्या संस्कृत ही शिक्षित लोग बोलते थे, क्या दूसरी भाषा शिक्षित लोग नहीं बोलते थे? ठीक है, और कोई प्रूफ दे कि प्राकृत बोलना उस समय अनपढ़ होने का प्रूफ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी। सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत में ही क्यों धर्म का उपदेश देते। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि यदि प्राकृत भाषा जो है अगर पढ़ो लिखो की भाषा नहीं होती तो जो भी बौद्धों और जैनों का हजारों ग्रंथ है वो प्राकृत में क्यों लिखा जाता और भगवान शाक्य मुनि और उनके चेले प्राकृत में धर्मोपदेश क्यों देते, मैंने धर्म का उपदेश क्यों देते सभी लोगों को घूम घूम कर। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। मतलब देखिए, बौद्धों का जो त्रिपिटक लिखा गया है प्राकृत में, तो ऐसा बोल सकते हैं कि सर्वसाधारण भाषा जो कि सब कोई जानते थे वो क्या था, प्राकृत, इसीलिए उसी में लिखा गया होगा। अतएव प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चित्र नहीं है। लेखक बोल रहे हैं कि प्राकृत बोलना और लिखना और उसको पढ़ना ये अशिक्षित और अपढ़ होने का चिन्ह नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमार पालचरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय आगे यदि जो सप्तशती रचना किए हैं, सेतुबंध महाकाव्य रचना किए हैं, कुमार पालचरित रचना किए हैं, अगर वो सब अनपढ़ है तो अभी के जो संपादक जो अखबार में रचना कर रहे हैं वो भी क्या है, अनपढ़ और गंवार हैं। ठीक है, यहाँ पास देख लीजिए कि सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमार पालचरित क्या है, प्राकृत में बनाया गया है। याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा कि सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमार पालचरित किस भाषा में है, तो प्राकृत में। आगे है कि क्योंकि वह अपने ज़माने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है, ठीक है, जैसे हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत ही हैं,
मैंने बोल सकते हैं कि उस समय प्राकृत ज़्यादा बोला जाता था, इसलिए उस समय का प्राकृत है। और अभी हिंदी और बांग्ला जो है और अन्य भाषाएं ज़्यादा बोली जा रही है, इस समय का प्राकृत यही सब है, हिंदी बांग्ला वगैरह, क्योंकि ज़्यादा बोली जा रही है। सौर सेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाओं उस जमाने की थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। देखिए बोल रहे हैं कि जैसे अभी क्या है, तो हिंदी, बांग्ला आदि भाषा जो है अभी के क्या है, प्राकृत है, लेकिन सौर सैनी, मागधी, महाराष्ट्री, पाली इत्यादि तो है ही है। उसी प्रकार से यदि प्राकृत पढ़कर उस जमाने के लोग सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे, तो अभी के लोग जो हैं वो हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में, जब हम लोग हिंदी पढ़ करके क्या सभ्य हो गए, तो उस जमाने के लोग प्राकृत पढ़ के सभ्य और शिक्षित कैसे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फिर प्राकृत बोलना अनपढ़ होना या अपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है, ऐसा द्विवेदी जी प्रश्न करते हैं। जिस समय आचार्यों ने नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। ऐसा कर रहे हैं, देखिए सभी लोग उस समय जो है वो संस्कृत नहीं बोल सकते थे जिस समय नाट्यशास्त्र वगैरह बनाया गया था। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। मैंने उस समय सबको संस्कृत समझ नहीं आ रहा होगा, इसीलिए सर्वसाधारण लोगों की भाषा प्राकृत कर दिया होगा। पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था, फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य है। देखिए पुराने ज़मानों में जैसे अभी महिला कॉलेज है, उस समय ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं था, तो अगर प्रूफ नहीं मिल रहा है कि स्त्री लोग को पढ़ाया जाता था या नहीं, तो उस पर हम लोग को अड़िग रहना ये आश्चर्यजनक क्यों है। अब देखिए, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो, तो महावीर जी बोल रहे हैं कि उल्लेख स्त्री शिक्षा का होगा, लेकिन अगर नष्ट भी हो गया होगा तो। पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र है। देखिए बोल रहे हैं, तर्क रख रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी कि पुराने ज़माने में भी तो विमान उड़ते थे, लेकिन उस समय कैसे उसको बनाया गया है, उसको सिखाने वाला विद्या भी उस पर है तो नहीं है। बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे, माने एक द्वीप से अलग द्वीप तक जाते थे। आगे है कि दिखाइए जहाज बनाने के नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ है, तो प्रश्न कर रहे हैं ये सब। आगे है पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडिताओं के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। इस तर्कशास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की क्या है बलिहारी। आगे देखिए, वेदों को प्रायः सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं, जो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्वरा आदि स्त्रियों ने करावे, और हम उन्हें कहकर पढ़ाना भी पाप समझे। देखिए विश्वरा क्या है, तो लोपा, मुद्रा, घोषा, विश्वरा, सिक्ता, अपाला उस समय की क्या थी, विदुषी महिला थी। ठीक है, विदुषी महिला यानी कि उस समय की शिक्षित महिला थी। तो विश्वरा आदि ने तो उस समय का जो दर्शन है ये सब पढ़ लिए हैं, वेद मंत्र की रचना खुद किए हैं, तो उनको पढ़ाना पाप समझे क्या। पुराने ज़माने में जब उनको पढ़ाया गया था, क्या उनको पाप समझे, ऐसा सवाल कर रहे हैं। शीला और बीजा आदि कौन थी, वे स्त्री थी या नहीं, यानी कि ये भी क्या है, शिक्षित लोग हैं, उनसे प्रश्न करने वे सब स्त्री थे कि नहीं। बड़े बड़े पुरुषों कवियों से आदृत हुई हैं या नहीं। सारंगधर पत्ती में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं, माने सारंगधर पत्ती में जो महिलाओं लोगों ने अपना अपना कविता उसमें दिया है, उनका नमूना उसमें है कि नहीं। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद रचना उद्धत है, क्या वे अनपढ़ थी, यानी कि त्रिपिटक में भी महिलाओं का रचना कुछ है। ठीक है, जिस भाषा में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने,
पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न थी। ये पुराने ज़माने बोल रहे हैं कि जब उस समय महिलाएं जो है वो चित्र बना सकते थे, नाचने गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने इत्यादि काम करते थे, तो क्या पढ़ना लिखना उनके लिए बहुत कठिन था? आगे देखिए, कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा, और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? चलिए आगे देखिए। अत्रि की पत्नी पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करें। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे। मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब, ये तर्क दे रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी कि पुराने जमाने के ऐसे ऐसे पांडित्य को जो है गार्गी जो है वो गार्गी महिला होकर के हरा दी। मंडन मिश्र की धर्मचारिणी पत्नी शंकराचार्य की छक्के छुड़ा दी पुराने जमाने में। तो हम लोग कह रहे हैं कि वो सब अनपढ़ थे। इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकता है? लेखक बोल रहे हैं, यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। ये सब क्या है? पढ़ने का क्या है? अपराध कर रहे हैं। वे सब पढ़ी लिखी पहले होती थी, न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। लेखक बोल रहे हैं कि न वो पढ़ती न वो पुरुषों का मुकाबला करती। माने ऐसा कुठाराघात समाज के लोग कर रहे हैं, इसलिए लेखक ऐसे उनसे प्रश्न कर रहे हैं। यह सारा दुराचारी स्त्रियों को पढ़ाने ही का कुफल है, समझें। लेखक बोल रहे हैं कि जो समाज में जो तर्क देते हैं वो सब ऐसा तर्क रखते हैं कि कुफल है उनको पढ़ाने में। स्त्रियों के लिए पढ़ाना कालकूट और पुरुषों के लिए पढ़ाना पीयूष का घूंट। ऐसा कैसे हो सकता है कि स्त्रियों के लिए पढ़ाना खराब है और पुरुषों के लिए बहुत अच्छा है? लेखक प्रश्न कर रहे हैं। ऐसे ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रहकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। लेखक जो है वो व्यंग कर रहे हैं दूसरों पर कि ऐसे ही तर्क देकर कुछ लोग जो है ना भारत को क्या कर रहे हैं, तो विश्व गुरु बनाना चाहते हैं बिना स्त्रियों को पढ़ाए। मान लीजिए कि पुराने ज़माने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, न सही माने मान लेते हैं कि पुराने ज़माने में स्त्री लोग जो है पढ़ी लिखी न थी, उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की ज़रूरत न समझी गई होगी। तो लेखक बोल रहे हैं कि पहले अगर नहीं पढ़ाया गया होगा तो मान लेते हैं कि पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होता होगा, पर अब तो है, अतएव पढ़ाना चाहिए। इसलिए अब पढ़ाना चाहिए महिलाओं को। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? अब हम लोग जो पुराने ज़माने का नियम आ रहा था तो उसमें से 100 नियमों को हम लोग तोड़ दिए हैं, सैकड़ों नियमों को तोड़ दिए हैं। ये पूछ रहे हैं तोड़े हैं क्या? नहीं। तो चलिए स्त्रियों के अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी अब तोड़ देते हैं, यानी कि अब उनको शिक्षा देते हैं। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपढ़ थी। ऐसा लेखक बोल रहा है कि पुराने ज़माने के लिए अगर स्त्रियाँ अनपढ़ भी थी तो ऐसा सोचना अदम नहीं चाहिए कि वो अनपढ़ थी अथवा उन्होंने पढ़ने की आज्ञा न थी। ऐसा सोच लीजिए कि उनको पढ़ने का आज्ञा नहीं होगा इसलिए वो सब पढ़े नहीं। आगे देखिए, जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं उन्हें श्रीमद् भागवत या दसम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उनमें रुक्मणी हरण की कथा है। क्या है? रुक्मणी हरण की कथा है। रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा एकांत में पत्र लिखकर जब कृष्ण को भेजा था, एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, तो वह प्राकृत में न था। रुक्मणी जो है उस समय एक ब्राह्मण के यहाँ जाती है और पत्र लिख करके जाती है, और ब्राह्मण के थ्रू जो है वो कृष्ण को प्राकृत भाषा में पत्र लिख के भेजती है, क्योंकि महल में तो वो किसी से भेज नहीं सकती थी, क्योंकि किसी पर विश्वास भी नहीं कर सकती थी। तो वो अपने गुरु जो ब्राह्मण थे उन्हीं से पत्र जो है कृष्ण को भेजवाया था, जो कि प्राकृत भाषा में है। तो क्या वो अनपढ़ थे? चलिए अब देखिए आगे है कि प्राकृत में उल्लेखनीय भागवत में तो नहीं है, उसमें भेजा। आगे पढ़ते हैं। वह तो प्राकृत में न था, उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं। उनमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा गंवारपन सूचक नहीं है। यानी कि रुक्मणी ने जो पत्र लिखा था वो प्राकृत में नहीं था, संस्कृत में होगा हो सकता है, और वो क्या है, उसका तो गंवार होने का सूचक नहीं है, क्योंकि वो तो पत्र लिख करके आखिर भेजे थे उस समय।
पुराने ढंग के पक्के संतावना धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। अब देखिए कह रहे हैं कि पुराने ज़माने के नाटक यदि आप महत्व मत नहीं दीजिएगा, लेकिन श्रीमद् भागवत को तो दीजिएगा। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राकालीन स्त्रियां अपढ़ होती थी, तो उसकी बात पर विश्वास करने का ज़रूरत नहीं है। और देखिए लेखक बोल रहे हैं कि अगर कोई जीत से बोले कि पुराने ज़माने में सब महिला अनपढ़ थी, तो ऐसा मानना जरूरी नहीं है। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए, तो नाटकों की बात उसमें भी की गई बातें समझी जाना चाहिए। अब देखिए भागवत और जो भागवत है, और यदि पुराण की बात कवि की कल्पना मानी जाए, माने भागवत और पुराणों की बात ऐसा मानेंगे कि कोई कवि सोच सोच के इसे लिख दिया है, तो नाटकों की बात उससे भी क्या है, गई बीती बात है, माने और पुराना बात है, क्योंकि नाटक भी वो सब क्या किए हैं, तो कोई कल्पना करके ही लिखा है लेखक। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने ही का परिणाम है, तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उसी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझा जाना चाहिए। लेखक बोल रहे हैं कि स्त्रियों का यदि पढ़ाने का परिणाम है कि वो सब अनर्थ किए हैं, तो जो पुरुष लोग अनर्थ कर रहा है, क्या उसमें शिक्षा का या पढ़ाने का रोल नहीं है? आगे देखिए, बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डांके डालना, चोरी करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने ही का परिणाम है, तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। लेखक ऐसा अपना तर्क देते हैं उत्तर देते हुए। परंतु विक्षिप्तों, बात व्यतीतों और ग्रहग्रस्थों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई है। देखिए शकुंतला ने क्या किया है, दुष्यंत को कटु वाक्य बोला है, तो लेखक बोले इसमें क्या अस्वाभाविक उन्होंने अस्वाभाविक बोल दिए हैं। क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया है जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकर गए। देखिए जो है ना, जैसे कि शकुंतला, थोड़ा सा उस नाटक का जिक्र कर दे रहे हैं, अभिज्ञान शकुंतलम का, जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। देखिए ऋषि दुर्वासा के द्वारा शकुंतला को श्राप दिया जाता है, ठीक है ना। और जब श्राप दे दिया जाता है, तो जो दुष्यंत थे वो शकुंतला से गंधर्व विवाह किए थे, उनको भगा करके शादी किए थे उन्होंने। अब जो दुर्वासा जो है शकुंतला को श्राप दे दिए, तो जो दुष्यंत है ना, उनको छोड़ देते हैं, ठीक है, परित्याग कर देते हैं। तो इसीलिए अब जब उनको परित्याग कर दिए, तो शकुंतला को गुस्सा आया होगा, तो कटु वाक्य बोले हैं। तो क्या ऐसा बोला जाना उनके द्वारा खराब बात बोले हैं? क्योंकि कटु वचन तो उनका तिरस्कार किया गया, तो कटु वचन बोले होंगे। तो लेखक बोल रहे हैं कि क्या जब वो ऐसा बोले तो खराब काम किए। चलिए आगे देखिए, नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं, ठीक है। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं, वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। मतलब उस समय जो दुष्यंत थे वो तो क्या थे, अच्छे राजा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा काम किए। अब देखिए, सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। माने सीता जो है पुराने ज़माने में वो सबसे क्या है, अधिक साध्वी है। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया है, माने जैसे कि शकुंतला तो दुष्यंत जो है शकुंतला को परित्याग कर दिए, तो उनका तो अपमान हो गया, इसलिए वो कटु वचन बोले होंगे, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन सीता को देखिए, सीता तो सबसे क्या है, महान स्त्री है। अब देखिए उसी परित्यक्त होने पर सीता ने रामचंद्र के विषय में क्या कहाया है, सुनिए। अब देखिए, सीता भी रामचंद्र के द्वारा परित्याग कर दिया गई थी, यानी कि सीता को भी रामचंद्र ने त्याग दिया था। तो क्या उन्होंने कोई कटु वचन बोला? तो नहीं, सीता ने कोई कटु वचन नहीं बोला था, बल्कि उन्होंने उनके त्याग पर भी सीता जी ने बोला था, न मम प्रियतमा राघवत पृथ्वी है, यानी कि उन्होंने बोला था कि इस पृथ्वी पर राघव से बढ़कर, ठीक है ना, मुझसे मैंने राघव से बढ़कर मुझे कोई प्रिय नहीं है। राम जी उनका त्याग कर दिए, फिर भी उन्होंने बोला न मम प्रियतमा राघवातम पृथ्वी, मैंने पृथ्वी पर राघव से बड़ा
वैसा कोई नहीं है जिससे मैं प्रेम करती हूँ। देखिए, त्याग के बाद भी ऐसा वो बोले। तो वही एक यहाँ पास अभिज्ञान शकुंतलम का 4 लाइन दिया हुआ है संस्कृत में। वाचत्यवस्था मध्यवस्थनाथ स राजा, यानी कि राजा के सामने बात रखनी चाहिए थी। किससे बोला जा रहा है? तो जो उनको साधु जब शराप दे दिए हैं तो अपना बात राजा के सामने रख रहे हैं वो। ब्रह्मो विशुद्धात्मी यत समक्षम, माने जो कि क्या है, ऐसा राजा है जो कि क्या है, सभी को बात वो सुन सकता है। ठीक है, और कैसा है, धर्मनिष्ठ राजा है। ठीक है, माँ लोकवाद सर्वान दाहास्ति, माने मुझ पर क्या कर रहे हैं, सभी लोग हंस रहे हैं मेरा बात सुन के। वो शकुंतला बोल रही है। श्रुत्र से तंकित्वम संदृश्यम कुलस्य, कि आप देखिए, चूँकि वो कुलस्य मुनि के वंशज थे तो अपना बात रखते हुए उन्होंने कटु वचन बोला कि मैं जब अपना बात आपके सामने रख रही हूँ उस पर क्या है, तो उस पर मुझे न्याय देना चाहिए और उस पर आप लोग हंस रहे हैं। क्या यह तुम्हारे कुल की प्रतिष्ठा के अनुरूप व्यवहार है हमारे साथ? तो यही कटु वचन उन्होंने बोला था, क्योंकि उनका परित्याग कर दिए थे दुष्यंत। चलिए आगे देखिए। लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आँख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। इस पर भी लोगों ने मुख से निकला कि मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। देखिए, सीता जी लक्ष्मण से बोल रहे हैं कि मैंने तो उनके सामने ही अपना जो है वो क्या बोलते हैं, शुद्ध होने का प्रमाण दिया था। ये सब लाइन के बारे में यहाँ दिया गया है, फिर भी राम ने उनको क्या किया, छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? अब सीता प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या जो यह बात है वो तुम्हारे कुल के अनुरूप है कि मैंने प्रूफ दिया फिर भी छोड़ दिया। तो इसी प्रकार भी शकुंतला ने भी दुष्यंत से पूछा था, अथवा क्या तुम्हारी विद्वता या महानता को शोभा देने वाली है? ये भी शकुंतला ने पूछा था दुष्यंत थे। ठीक है, चलिए। हालांकि सीता इतना कटु वचन नहीं बोली है। सीता का यह संदेश कटु तो नहीं, क्या मीठा है। राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेश भेजा। यह उक्ति न किसी गवार स्त्री की, किंतु महाब्रह्मज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनोवादी महर्षि के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की। यानी कि उस समय का जो सबसे ज्ञानी कौन थे, तो उस समय सबसे ज्ञानी कौन थे, जनक, उनके ही पुत्री सीता है। तो क्या यह वचन जो है वह सीता का नहीं है? चलिए आगे देखिए। आगे है कि नृप्यस्य वर्णाश्रम पालम यत स एव धर्मो मनुना प्रणीत। सीता की धर्मशास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वही आगे चल करके कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने अस्ते मनोभ्रातजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। तो किसने? तो वाल्मीकि जी ने। चलिए आगे है। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटुता वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। न यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गंवारपन का और न अकुलीनता का। देखिए, सीता ने भी, देखिए सीता जी उतना जो है कटु वचन नहीं बोले थे, क्योंकि वे स्त्री में दया का प्रतीक है। ठीक है, क्षमा जो है उनमें समाहित था। लेकिन शकुंतला जो है वो कटुवचन बोले थे, लेकिन कटुवचन बोलना उनके गंवार होने का प्रूफ नहीं है। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। पढ़ने लिखने में क्या अनर्थ होने वाला बात है? कुछ नहीं। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं है। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं। लेखक बोल रहे हैं कि अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं। पढ़ो और पढ़ो लिखो दोनों से हो सकते हैं अनर्थ। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकता है। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। लेखक अपना तर्क देते हैं। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियाँ न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने का मुमानियत थी, वे या तो इतिहास के से क्या है अभिज्ञता नहीं रखते हैं, माने ज्ञान नहीं रखते इतिहास का अच्छा ढंग से, जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं वे सब।
समाज की दृष्टि में ऐसे लोग क्या हैं, दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उद्देश्य उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करने के समान है। समाज की उन्नति में क्या है, बाधा डालना है यदि स्त्री को हम लोग अनपढ़ रख रहे हैं तो। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है। शिक्षा क्या है, बहुत बड़ा शब्द है। उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। लेखक मान रहे हैं कि इस समय इस देश का जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो क्या है, अच्छी नहीं है। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए जो शिक्षा प्रणाली लागू है। चलिए आगे देखिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। पढ़ने लिखने का कोई दोष नहीं है इसमें। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है। प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाने चाहिए। लेखक ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि लड़कों का जो शिक्षा है वो शिक्षा प्रणाली वो कौन सा अच्छा है, तो क्या किसी ने कोई राय दिया कि स्कूल कॉलेज को बंद कर देना चाहिए। आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा प्रणाली को संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देना चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब पर बातों पर बहस कर लीजिए। ठीक है, विचार कीजिए, जी में आवे सो कर लीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह न करिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है। देखिए बोल रहे हैं कि आप स्त्री की शिक्षा में आप संशोधन कर लीजिए, उनको घर पर पढ़ाइए, स्कूल में पढ़ाइए, उनको क्या पढ़ाना है वो सब सिलेबस आप खुद तय कर लीजिए, लेकिन उनको जरूर पढ़ाइए। वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है, ऐसा कहना सोलहवाना क्या है, मिथ्या है, गलत है। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर संबंधित हार्डवर्ड देखेंगे। देखिए, एक है विद्यमान। विद्यमान का मतलब है उपस्थित। एक है कुमार्गगामी माने बुरी राह पर चलने वाले। एक है सुमार्गगामी माने अच्छी राह पर चलने वाले। एक है अधार्मिक माने धर्म से संबंध न रखने वाले। एक है धर्मत्व माने धर्म का सार। चलिए आगे है दलीले माने तर्क। दलीले का मतलब क्या है, तर्क। अनर्थ का मतलब बुरा या अर्थहीन। अपढ़ो माने अनपढ़ो। उपेक्षा माने ध्यान न देना। प्राकृत माने एक प्राचीन भाषा जो प्राकृत भाषा थी। वेदांतवादिनी माने वेदांत दर्शन पर बोलने वाली महिलाएं। दर्शक ग्रंथ माने जानकारी देने वाले या दिखाने वाली पुस्तक। तत्वकालीन माने उस समय का। ठीक है। तर्क शास्त्रज्ञता माने तर्क शास्त्र का जानना या तर्क शास्त्र का ज्ञान रखने वाली। आगे है न्यायशीलता माने न्याय के अनुसार आचरण करना। कुतर्क माने अनुचित तर्क देना। खंडन मतलब दूसरों के मत का युक्तिपूर्वक निराकरण करना। प्रगल्भ मतलब यह है प्रतिभावन। ठीक है, प्रतिभावान। और एक है नामोल्लेख माने नाम का उल्लेख करना। आदृत का मीनिंग हो जाता है आदर या सम्मान पाया या सम्मानित करना। विज्ञ का मीनिंग हो जाता है समझदार या विद्वान। ब्रह्मवादी का मीनिंग हो जाता है वेद पढ़ने पढ़ाने वाला। दुराचार का मीनिंग हो जाता है निंदनीय आचरण। ठीक है, जिसका आचरण का निंदा किया जा सके। धर्मचारिणी का मतलब होता है पत्नी। सधर्मचारिणी का मतलब होता है पत्नी। कालकूट का मीनिंग होता है जहर। पीयूष का मतलब होता है अमृत। और दृष्टांत का मीनिंग होता है उदाहरण या मिसाल। ठीक है। अल्पज्ञ मतलब थोड़ा जानने वाला। प्राकालीन मतलब पुरानी। व्याभिचार मतलब पाप। विक्षिप्त मतलब पागल। बात व्यथी मने बातों से दुखी होने वाले। गृहस्थ मने पाप ग्रह से प्रभावित। किंचित मतलब थोड़ा। दुवाक्य मतलब निंदा करने वाला वाक्य या कोई बात। परित्यक्त मतलब पूरे तौर पर छोड़ा हुआ, जिससे शकुंतला को छोड़ दिए थे दुष्यंत। मिथ्यावाद झूठी बात। और कलंकारोपण माने दोष मढ़ना या दोषी ठहराना। आगे इसके बाद देखिए निर्भस्थना मतलब तिरस्कार करना या निंदा करना। नीतिज्ञ मतलब नीति जानने वाले लोग उस समय जो थे। हरगिज मतलब किसी हालत में। मुमानियत मतलब रोक या मनाही। अभिज्ञता मतलब जानकारी या ज्ञान। अपकार या अहित। ठीक है, अपकार का मतलब अहित। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। देखिए भवभूति संस्कृत के प्रधान नाटककार हैं। भवभूति कौन है, संस्कृत के
प्रधान नाटककार हैं। इनके 3 प्रसिद्ध ग्रंथ वीर रचित, उत्तर रामचरित और मालती माधव है। भवभूति करुण रस के प्रमुख लेखक हैं। भवभूति का 3 रचना के बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पास, वीर रचित और उत्तर रामचरित और मालती माधव। ठीक है, भवभूति करुण रस के प्रमुख लेखक हैं। तो पूछ ले जाएगा कि भवभूति किस रस के प्रमुख लेखक हैं, तो करुण। ठीक है, और उनकी 3 रचना के बारे में ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सी रचना भवभूति के द्वारा नहीं किया गया है, और ये दे देगा ए में वीर रचित, बी में उत्तर रामचरित, सी में मालती माधव, डी में अभिज्ञान शकुंतलम। तो कौन नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी। ऐसे करना होगा आपको। आगे विश्वरा के बारे में है, देखिए अत्रि गोत्र की स्त्री का नाम है विश्वरा। ये ऋग्वेद के 5वें मंडल 28वें सूक्त की एक में से 6ठी तरक की ऋषि थी। जो 6 गो जो महिला थी ना, जो विदुषी महिला थी, ठीक है, विश्वरा थी, लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, ये सब थी। तो उनमें से एक जो थी ना, ये विश्वरा थी, तो उसमें इनका जिक्र किया गया है। ये अत्रि गोत्र की स्त्री थी। शीला जो है ना, वो कौरिडन्य मुनि की पत्नी का नाम है शीला। ठीक है, कौरिडन्य मुनि का पत्नी का नाम है शीला। थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुनियों की पद रचनाओं में इनमें संकलित है, थेरी गाथा। आगे अनुसुईया अत्रि मुनि की पत्नी और दक्ष प्रजापति की कन्या। अत्रि मुनि की पत्नी और दक्ष प्रजापति की बेटी थी। अत्रि मुनि की कन्या थी अनुसुईया। आगे है गार्गी। ठीक है, वैदिक समय की एक पंडित ऋषि पुत्री का नाम है गार्गी। ठीक है, इनके पिता का नाम गर्ग मुनि था। इनके पिता का नाम क्या था, गर्ग मुनि था। मिथिला के जनकराज की सभा में इन्होंने पंडितों के सामने जो है वो याज्ञवल्क्य के साथ वेदांत शास्त्र विषय पर शास्त्रार्थ किया था। गार्गी उस समय की पढ़ी लिखी महिला थी। गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा का ग्रंथ जिसे हाल द्वारा रचित माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे है कुमार पाल चरित्र, एक ऐसा ग्रंथ जिसे 12वीं शताब्दी के अंत में अज्ञातनामा कवि ने अनहल के राजा कुमार पाल के लिए लिखा था। इसमें ब्रह्मा से लेकर राजा कुमार पाल तक बौद्ध राजाओं की वंशावली का वर्णन है। आगे है त्रिपिटक। गौतम बुद्ध ने भिक्षु भिक्षुनियों को अपने सारे उपदेश मौखिक दिए हैं। गौतम बुद्ध क्या किए हैं, सारे उपदेश मौखिक दिए हैं। उन उपदेशों को उनके शिष्यों ने कंठस्थ कर लिया था और बाद में उन्हें त्रिपिटक के रूप में लेखबद्ध किया। देखिए गौतम बुद्ध जो है ना, कुछ लिख करके नहीं गए हैं, वो सिर्फ बोलते थे और उनके जो चेले थे वो सुनते थे और उन्हीं को कंठस्थ करके वो बाद में लिख दिए हैं। वे 3 त्रिपिटक हैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, चलिए आगे है शाक्य मुनि। शाक्य वंशीय होने के कारण गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है, क्योंकि वो शाक्य वंश के थे। आगे है नाटक शास्त्र, नाट्य शास्त्र। भरत मुनि रचित काव्य शास्त्र संबंधी संस्कृत के इस ग्रंथ में मुख्यतः रूपक नाटक का शास्त्रीय विवेचना किया गया है। इसकी रचना 300 ईसा पूर्व मानी जाती है। नाट्य शास्त्र की रचना कौन किए हैं, भरत मुनि किए हैं। आगे है कालिदास। संस्कृत के महान कवियों में कालिदास की गणना की जाती है। संस्कृत के महान कवियों में कालिदास की रचना की जाती है। उन्होंने कुमार संभवम या रघुवंश जो कि महाकाव्य है, ऋतु संहार, मेघदूत खंड काव्य है, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम नाटक की रचना किए हैं। तो यहाँ से ये सब चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके कि कालिदास की रचना कौन कौन सी हैं। ठीक है, प्रश्न बनता है यहाँ से। चलिए अब थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं, बुक में ही दिया गया है आपका। आज़ादी के आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ी पंडित रामाबाई ने स्त्रियों की शिक्षा एवं उनके शोषण के विरुद्ध जो आवाज़ उठाई, उसकी एक झलक यहाँ प्रस्तुत किया गया है। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं इसको। पंडित रामाबाई, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन 1889 में मुंबई में आयोजित किया गया था। खचाखच भरे हॉल में देश भर के नेता एकत्र हुए थे। एक सुंदर युवती अधिवेशन को संबोधित करने के लिए उठी। उसकी आंखों में तेज और
उसके कांतिमय चेहरे पर प्रतिभा झलक रही थी। ठीक है, इससे पहले कांग्रेस अधिवेशन में ऐसा दृश्य देखने को नहीं आया था जब कोई महिला लाउड स्पीकर में, देखिए हाल में लाउड स्पीकर न थे, पीछे बैठे हुए लोग उस युवती की आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। वे आगे की ओर बढ़ने लगे। यह देखकर युवती ने कहा, भाइयों मुझे क्षमा कीजिए, मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस पर मुझे आश्चर्य नहीं है। क्या आपने शताब्दियों तक कभी किसी महिला को आवाज़ सुनने की कोशिश की? ऐसा उस समय चर्चा किया जा रहा था जब 5वां अधिवेशन हो रहा था। क्या आपने उसे इतनी शक्ति प्रदान की कि वह अपनी आवाज़ को आप तक पहुंचने का योग बना सके? ठीक है, ऐसे रामाबाई लिखी है। प्रतिनिधियों के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। इस साहसी युवती को अभी और बहुत कुछ कहना था। उसका नाम पंडित रामाबाई था। उस दिन तक स्त्रियों ने कांग्रेस के अधिवेशनों में शायद ही कभी भाग लिया हो। पंडित रामाबाई के प्रयास से 1889 के उस अधिवेशन में 9 महिला प्रतिनिधि सम्मिलित हुई थी। पहली बार कांग्रेस अधिवेशन 5वां अधिवेशन में 9 महिला जो है वो शामिल हुए थे। वे एक मुख्य प्रतिनिधि नहीं बन सकती थी, मतलब चुपचाप रहने वाली। विधवाओं को सिर मुड़वाने जाने की प्रथा के विरोध में रखे गए प्रस्ताव पर उन्होंने एक जोरदार भाषण दिया। आप पुरुष लोग ब्रिटिश संसद के प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं, जिससे कि आप भारतीय जनता की राय वहां पर अभिव्यक्त कर सकें। इस पंडाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए चीख चिल्ला रहे हैं, तब आप अपने परिवारों को में वैसा ही स्वतंत्रता महिलाओं को क्यों नहीं देते? जब आप जो है वो पुरुषों के लिए पूरा चीख चिल्ला रहे हैं, उतना जो है स्वतंत्रता महिलाओं को आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप किसी महिला को उसके विधवा होते ही कुरूप और दूसरों पर निर्भर होने के लिए विवश करते हैं। मतलब पहले उनका बाल छोड़ दिया जाता था, उससे पहले भी तो सती प्रथा था। ठीक है, क्या कोई विधुर भी वैसा करता है? उसे अपनी इच्छा के अनुसार जीने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तभी स्त्रियों को वैसा ही स्वतंत्रता क्यों नहीं मिलती है? जब पुरुषों को स्वतंत्र रूप से जीने का स्वतंत्रता है तो महिलाओं को क्यों नहीं मिलता है वैसा स्वतंत्रता? निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पंडित रामाबाई ने भारत में नारी मुक्ति आंदोलन की नींव डाली है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। वे बचपन से ही अन्याय सहन नहीं कर पाती थी। कौन? तो पंडित रामाबाई। एक दिन उन्होंने 9 वर्ष की एक छोटी सी लड़की को उसके पति के शव के साथ भस्म किए जाने के बचाने की चेष्टा की थी। यदि स्त्री के लिए भस्म होकर सती बनना अनिवार्य है तो पुरुष भी पत्नी के मृत्यु के बाद सता होते हैं क्या? प्रश्न कर रहे हैं कि क्या वो लोग भी सता होते हैं? आगे है, रौब पूर्वक पूछे गए इस प्रश्न पर उस लड़की की माँ के पास कोई उत्तर न था। उसने केवल इतना कहा कि यह पुरुषों की दुनिया है। उनकी माता जो थी रामाबाई की माता बोले कि ये पुरुषों की दुनिया है, स्त्रियों को तो उनका पालन भर करना होता है। रमाबाई ने पलटकर पूछा, स्त्रियां ऐसे कानूनों को सहन क्यों करती हैं? मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो ऐसे कानूनों के विरुद्ध संघर्ष करूंगी। ऐसे रामाबाई बोले जब वो 9 साल की थी। सचमुच उन्होंने पुरुषों द्वारा महिलाओं के प्रत्येक प्रकार के शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया और उन्होंने आवाज़ उठाई। अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न जो है वो सोल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के साथ आरंभ करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 है कि लेखक ने बताया कि बहुत से लोग स्त्रियों के गृह सुख का नाश किसे मानते हैं। ठीक है, स्त्रियों के गृह सुख का नाश किसे मानते हैं? स्त्रियों को पढ़ाया जाना, ऐसा कुछ लोगों का तर्क था। आगे है कि पुराने नाटकों में कौन सी भाषा न बोल पाना न अपढ़ होने का सबूत और न गवार होने का सबूत मतलब माना जा सकता है। ठीक है, तो वो है दोस्तों संस्कृत, क्योंकि पुराने ज़माने में महिला जो है संस्कृत नहीं बोल पाती थी। बहुत पुराने ज़माने जब नाट्य शास्त्र लिखा गया था, ठीक है, उस समय वो लोग प्राकृत बोलते थे। चलिए आगे है कि बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन है यहाँ पास, हिंदी, अरबी, संस्कृत और प्राकृत। तो ये तो आसान सा है, कौन सा भाषा में लिखा गया है दोस्तों? तो प्राकृत भाषा में। प्राकृत बोलना और लिखना कैसी होने का चिन्ह नहीं है, मैंने प्राकृत बोलना और लिखना जो है वो कैसा होने का चिन्ह नहीं है, तो अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की कौन सी भाषा मानी जाती है? तो आजकल की वे सब क्या है? तो आजकल की वे सब जो है ना प्राकृत भाषा के समान है। क्योंकि आम बोलचाल की भाषा है और पुराने ज़माने में भी प्राकृत भाषा आम बोलचाल की भाषा थी।
स्त्रियों को शिक्षा न देना और जानबूझकर झूठ बताना कि इतिहास में महिला शिक्षित नहीं थी, वे लोग समाज के दृष्टिकोण से हैं। वे लोग समाज के दृष्टिकोण से कैसे लोग हैं? तो दंडनीय लोग हैं। ठीक है, आगे हैं, लेखक ने इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली को कैसा बताया है? तो लेखक ने इस देश के वर्तमान शिक्षा प्रणाली को अच्छा नहीं बताया है। ठीक है, यानी कि खराब बताया। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म बताना है कि कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था दोस्तों 1864 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी जी ने सरस्वती का संपादन कब से कब तक किया था? तो लगभग 17 साल तक किए थे, 1903 से लेकर के 1920 तक। ठीक है, का लगभग 17 साल, याद रखिएगा। आगे है कि द्विवेदी जी की कविताओं का संग्रह कौन सा है? द्विवेदी जी की कविताओं का जो संग्रह है वह कौन सा है? तो द्विवेदी काव्यमाला के नाम से है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें हम लोग बहुत सा जो है कविता, सुमन वगैरह कविता को पढ़े थे। ठीक है, चलिए आगे है इसके बाद कि हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। समालोचना करना इन्हीं से आरंभ हुआ था हिंदी में। द्विवेदी जी ने किस विभाग में नौकरी किए थे? तो रेलवे में काम किए थे, झांसी रेलवे विभाग में। आगे है कि अर्थशास्त्र से संबंधित द्विवेदी जी की पुस्तक कौन सा है? अर्थशास्त्र से संबंधित द्विवेदी जी का पुस्तक के बारे में जिक्र है चैप्टर में, उसका नाम है संपत्ति शास्त्र। चलिए आगे है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख सरस्वती पत्रिका में किस नाम से उस समय छपा गया था? तो पढ़ो लिखो का पांडित्य। लेकिन बाद में इसको जो है वो दूसरे नाम से प्रकाशित किया गया। तो कौन दूसरा नाम? तो ये स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुतर्कों का खंडन। महावीर प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु बताना है कि कब हुआ था? 1938 में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में। पुरानी नाटकों में स्त्रियों को कौन सी भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है? ठीक है, तो सब स्त्री जो है प्राकृत बोलते थे। ठीक है, आगे है कि उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? ठीक है, उत्तर रामचरित के बारे में जिक्र किया गया है, तो संस्कृत बोलती थी। ठीक है, नाटकों में किन्होंने कुलीन स्त्रियों से अपड़ों की भाषा में बातें कराई हैं? नाटकों में, ठीक है, अपड़ों की भाषा से बातें कराई, तो संस्कृत के कवियों ने। ठीक है, आगे देखिए, द्विवेदी जी की महिला उपयोगी पुस्तक का क्या नाम है? तो महिला मोद। इंपोर्टेंट है ये, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे है कि पुराने शिक्षाविदों के अनुसार स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके क्या होने का प्रमाण है? ठीक है, उनके क्या होने का प्रमाण है? तो अनपढ़ होने का प्रमाण है, ऐसा चैप्टर में बोला गया, हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख पहली बार कब और किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था? तो 1914 में प्रकाशित किया गया था, सरस्वती पत्रिका में। 1914 में सरस्वती पत्रिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, बौद्धों की किस प्रमुख ग्रंथ की रचना प्राकृत में किया गया है? तो त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 23, प्राकृत भाषा के महत्वपूर्ण ग्रंथ बताना है कि प्राकृत भाषा के महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो कौन कौन हैं? तो हैं ऑप्शन नंबर डी, ये सभी बोल सकते हैं, पवन चरित, वड़कहा, कुमार पाल चरित, तरंगवई, गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य, ये सब। ठीक है, 24, श्रीमद् भागवत और दशम स्कंद के उत्तरार्ध के किस अध्याय में रुक्मणी हरण का जो है वो कथा है? हम लोग वहाँ चर्चा किए हैं। ठीक है, तो 53वां में, याद रखिएगा 53वां। सीता ने लक्ष्मण को कहकर किसके बारे में कटु वचन बोले हैं? तो राम के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।